नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है कि कैसे एक अकेला विचार लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़कर इतिहास का रुख मोड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ? कैसे एक इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई में एक साझा राष्ट्रीय पहचान बना पाया? ये कहानी है उस एक विचार की ताकत की जिसने लाखों लोगों को उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ एकजुट कर दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर से। वो एक ऐसा समय था जब पूरे भारत में आर्थिक मुश्किलें थीं, राजनीतिक उथल-पुथल थी और लोगों के दिलों में गहरा गुस्सा भरा हुआ था। और इसी माहौल ने एक नए तरह के क्रांतिकारी संघर्ष के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर दी थी। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत में एक बिल्कुल नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षा खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इस खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने युद्ध के नाम पर कर्जे लिए और आम लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए। कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई और इनकम टैक्स जैसा एक नया टैक्स भी शुरू किया गया। नतीजा, आम लोगों पर बोझ बढ़ता ही चला गया। 1913 से 1918 के बीच, यानी सिर्फ 5 सालों में जरूरी चीजों की कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई, जिससे आम लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। इतना ही नहीं, गांव से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा, जिसे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी जबरन भर्ती कहते हैं। जाहिर है, इससे ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 1918-19 और 1920-21 में देश के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गईं, जिससे खाने की भारी कमी हो गई। और ठीक इसी समय इन्फ्लुएंजा की महामारी भी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक अकाल और महामारी की वजह से 12 से 13 मिलियन यानी करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि शायद युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे उनकी निराशा और गुस्सा दोनों ही और बढ़ गए। और ऐसे ही निराशा और अशांति के माहौल में एक नए नेता का आगमन हुआ, जो संघर्ष का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका लेकर आए थे। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वो वहां नस्लभेदी सरकार के खिलाफ एक नए तरह के जन आंदोलन, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था, का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर चुके थे। अब वो इस अनुभव और इस विचार को अपनी मातृभूमि में आजमाने के लिए तैयार थे। सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति पर आधारित था। इसका मूल मंत्र ये था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जुल्म करने वाले से लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई जरूरत नहीं है। बिना बदला लिए या बिना गुस्सा दिखाए एक सत्याग्रही सिर्फ अहिंसा के दम पर लड़ाई जीत सकता है। और ये कैसे होगा? ये होगा अत्याचारी की अंतरात्मा को जगाकर, उसे सच देखने के लिए मनाकर, ना कि हिंसा से उसे सच स्वीकार करने के लिए मजबूर करके। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि इस नैतिक लड़ाई में अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, सत्याग्रह कोई निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, बल्कि इसमें तो बहुत तीव्र गतिविधि की जरूरत होती है। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। एक सत्याग्रही अपने विरोधी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वो उसका विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह में कोई दुर्भावना नहीं होती। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य आत्मा का सार है और अहिंसा परम धर्म है। उनका मानना था कि अहिंसा का यही धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरो सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने इस विचार को सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रखा। 1917 में वो बिहार के चंपारण गए और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। फिर उसी साल 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के उन किसानों का समर्थन किया जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी के कारण लगान नहीं चुका पा रहे थे। इसके बाद 1918 में वे अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूरों के हक के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने गए। इन शुरुआती जीतों ने उनकी नेतृत्व क्षमता और सत्याग्रह की ताकत को पूरे देश के सामने साबित कर दिया। इन शुरुआती सफलताओं से मिले उत्साह के साथ गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। ये एक बहुत ही दमनकारी कानून था जो सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने की असीम शक्ति देता था।
इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के कारण ही अमृतसर में वो भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों की भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस क्रूर घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। गांधी जी का एक बहुत गहरा विश्वास था, जिसे उन्होंने अपनी मशहूर किताब हिंद स्वराज में लिखा था। उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और सिर्फ हमारे सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के लोग सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर ढह जाएगा और स्वराज आ जाएगा। इसी एक विचार से प्रेरणा लेकर और खिलाफत के मुद्दे पर नाराज भारतीय मुसलमानों के साथ हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक एक कदम करके चरणों में लागू करने का प्रस्ताव रखा। इसकी शुरुआत होनी थी सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाने से। इसके बाद सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों और विदेशी सामानों का बहिष्कार यानी बॉयकॉट करना था। और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती तो फिर एक पूर्ण सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाता। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, जिसका मकसद था धीरे धीरे हर तरह का भारतीय समर्थन वापस खींच लेना, ताकि औपनिवेशिक प्रशासन 1 साल के भीतर ही ढह जाए। लेकिन स्वराज का यह आह्वान हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। अलग अलग लोगों के लिए इसके मायने भी अलग अलग थे। शहरी मध्य वर्ग के लिए इसका मतलब था सरकारी स्कूल, कॉलेज और नौकरियां छोड़कर और विदेशी सामान का बहिष्कार करके अंग्रेजी व्यवस्था से दूरी मनाना। वहीं अवध जैसे ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था दमनकारी जमींदारों, ऊंचे लगान और बेगार यानी बिना पैसे के मजदूरी कराने की प्रथा के खिलाफ एक लड़ाई। और असम के बागान मजदूरों के लिए, उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की चारदीवारी से बाहर निकलने और अपने गांव में वापस जाने की आज़ादी, एक ऐसी आज़ादी जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ और इसमें अलग अलग सामाजिक समूहों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। लेकिन फरवरी 1922 में जब गोरखपुर के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, तो गांधी जी ने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। वो अहिंसा के अपने सिद्धांत पर अडिग थे। उन्हें लगा कि सत्याग्रहियों को एक बड़े जनसंघर्ष के लिए तैयार होने से पहले और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ये एक बहुत विवादास्पद फैसला था, लेकिन ये गांधी जी के अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद कुछ साल तक माहौल थोड़ा शांत रहा, लेकिन 1920 के दशक के आखिर तक भारत का राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमाने लगा। दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी ने भारत को भी बुरी तरह प्रभावित किया। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं, जिससे किसानों के लिए अपनी फसल बेचना और लगान चुकाना नामुमकिन सा हो गया। इसी पृष्ठभूमि में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। ये स्वतंत्रता संग्राम में एक नए और ज्यादा आक्रामक चरण की शुरुआत थी। अब चुनौती ये थी कि आज़ादी के इस अमूर्त विचार को आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से कैसे जोड़ा जाए। और तब गांधी जी को एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक मिला जो पूरे राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। नमक पर लगाया गया ब्रिटिश टैक्स। नमक एक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल अमीर और गरीब हर कोई करता था। इस पर टैक्स लगाना और इसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार ब्रिटिश शासन के सबसे दमनकारी चेहरे को दिखाता था। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे हर भारतीय समझ सकता था और जिसके खिलाफ वो एकजुट हो सकता था। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा जिसमें 11 मांगें थीं। इसमें नमक कर को खत्म करने की मांग भी शामिल थी। जब इरविन ने बातचीत से इनकार कर दिया तो महात्मा गांधी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू कर दिया। ये मार्च साबरमती में गांधी जी के आश्रम से शुरू होकर गुजरात के तटीय शहर दांडी तक की 240 मील से भी ज्यादा लंबी एक ऐतिहासिक यात्रा थी। ये स्वयंसेवक 24 दिनों तक चले, हर दिन लगभग 10 मील, और रास्ते में हजारों लोग उनसे जुड़ते गए, जिससे ये सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन बन गया। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और इस तरह नमक कानून को तोड़ा। ये एक साधारण सा दिखने वाला काम एक बहुत बड़े आंदोलन का प्रतीक बन गया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब लोगों से सिर्फ सहयोग ना करने के लिए नहीं बल्कि सक्रिय रूप से औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने का आह्वान किया गया।
देश भर में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और टैक्स देने से इनकार कर दिया, जो ब्रिटिश सरकार के अधिकार को एक सीधी चुनौती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ये अभूतपूर्व था। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये कोई एक जैसा आंदोलन नहीं था। इसमें शामिल हर समूह की अपनी प्रेरणाएं थी, अपनी उम्मीदें थी और अपनी सीमाएं भी थी। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि अलग अलग सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन को कैसे देखा और उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों लिया। गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे अमीर किसान समुदायों ने ऊंची लगान दरों के खिलाफ लड़ाई के लिए आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन जब 1931 में बिना लगान दरें घटाए आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत निराशा हुई। व्यापारी वर्ग औपनिवेशिक व्यापार प्रतिबंधों से आज़ादी चाहता था, लेकिन साथ ही वे लंबी व्यावसायिक रुकावट और उग्रवादी गतिविधियों से भी डरते थे। औद्योगिक मजदूर वर्ग ने इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उद्योगपतियों के कांग्रेस के करीब आने से मजदूर दूर हो गए। और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, इसे राष्ट्र की सेवा का एक पवित्र कर्तव्य मानते हुए। लेकिन कांग्रेस संगठन के भीतर उन्हें कोई भी आधिकारिक पद देने में हिचक रही थी। इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अलग अलग समूहों को एक साथ तो लाया, लेकिन इसने उनके बीच के तनाव और मतभेदों को भी उजागर कर दिया, जो एक एकजुट राष्ट्र बनाने की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस आंदोलन ने न सिर्फ अलग अलग सामाजिक वर्गों बल्कि अलग अलग धार्मिक और जातिगत समुदायों को भी एक साथ लाने के लिए संघर्ष किया, जिससे ये चुनौती और भी साफ हो गई कि वास्तव में एक एकीकृत राष्ट्र बनाना कितना मुश्किल था। ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि भारत के भीतर भी अलग अलग समूहों के बीच अपनी पहचान, अपने अधिकारों और अपने भविष्य को लेकर थी। एकता की अपनी सीमाएं थी। देश के अछूत, जो 1930 के दशक से खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे, उनमें से कई कांग्रेस द्वारा उपेक्षित महसूस करते थे, जिसे वह मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदुओं का संगठन मानते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में उन्होंने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। गांधी जी को डर था कि इससे समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। आखिरकार सितंबर 1932 के पूना पैक्ट में एक समझौता हुआ, जिसने दलितों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें तो दीं, लेकिन एक अलग निर्वाचक मंडल के विचार को खारिज कर दिया। ठीक इसी तरह खिलाफत का मुद्दा खत्म होने के बाद बहुत से मुसलमान कांग्रेस की हिंदू केंद्रित कल्पना से खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। हिंदू बहुमत के प्रभुत्व में अपनी संस्कृति और पहचान के खो जाने का डर एक बहुत बड़ी और वास्तविक चिंता थी। इन विभाजनों के बावजूद एकता की भावना जगाने के लिए राष्ट्रवादियों ने सांस्कृतिक प्रतीकों का सहारा लिया। उन्होंने एक साझा अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए लोक कथाओं, गीतों और शक्तिशाली छवियों का इस्तेमाल किया। इतिहास और कथा, लोकगीत और गीत, लोकप्रिय चित्र और प्रतीक, इन सभी ने राष्ट्रवाद की एक भावनात्मक और सांस्कृतिक नींव बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। राष्ट्र का प्रतीक भारत माता की छवि खुद समय के साथ विकसित हुई, जो राष्ट्रवाद की बदलती प्रकृति को दर्शाती है। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई पहली तस्वीर में भारत माता को एक तपस्वी के रूप में दिखाया गया था, शांत, दिव्य और आध्यात्मिक। लेकिन बाद के सालों में ये छवि बदल गई। बाद के चित्रों में उन्हें एक त्रिशूल के साथ एक शेर और हाथी के बगल में दिखाया गया, जो शक्ति और अधिकार के प्रतीक हैं। ये दिखाता है कि भारत का विचार खुद भी स्थिर नहीं था, वो भी समय के साथ गढ़ा जा रहा था, जो एक अधिक मुखर और राजनीतिक रूप से जागरूक राष्ट्रवाद की ओर एक बदलाव को दिखाता है। तो जो तस्वीर उभर कर आ रही थी, वो एक ऐसे राष्ट्र की थी जिसमें कई आवाजें थीं। ये राष्ट्र औपनिवेशिक शासन के खिलाफ तो एकजुट था, लेकिन आज़ादी को लेकर इसकी अपनी दृष्टि में बहुत विविधता थी और अक्सर विभाजन भी था। ये दौर किसी एक सीधे सपाट आंदोलन का नहीं था, बल्कि ये संघर्षों की एक जटिल श्रृंखला थी, जो अक्सर टूटती और फिर से बनती, जो एक राष्ट्र के जन्म की उथल-पुथल भरी प्रक्रिया को दिखाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय राष्ट्र का निर्माण किसी आदर्श सामंजस्य में नहीं हुआ, बल्कि अपने ही लोगों के बीच लगातार बातचीत, बहस और संघर्ष के जरिए हुआ। राष्ट्रवादी एकता के ऊंचे दौर के बाद अक्सर समूहों के बीच फूट और आंतरिक संघर्ष का दौर भी आया। कांग्रेस ने लगातार इन मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन के भीतर की एकता अक्सर नाजुक और अस्थायी होती थी। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक राष्ट्र का जन्म होता है, तो उसकी कहानी सुनाने का हक किसकी आवाज को मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के अतीत को समझने और उसके आज को जानने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।